नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। रिपब्लिक इंडिया में मेरी बात करनी है आज मुझे। जो महाराष्ट्र चुनाव के लिए नॉमिनेशन तो फाइल हो गए हैं, विड्रॉल डेट अभी आगे है। दोनों तरफ की सेनाएं सुसज्जित होकर अपने अपने मैदान क्षेत्र में जुट गई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि मुंबई, आप जानते ही हैं, बहुत सालों से, बहुत पहले से जो माफिया थी उसकी केंद्र थी। और माफिया का केंद्र इसलिए थी कि वहां पे जो जमीन के भाव हैं, जो वहां पे उद्योगपति हैं, देश के सबसे बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो मुंबई के अंदर रहते हैं। और वहां पे एक प्रकार से जो देश की आर्थिक नब्ज है वो मुंबई के हाथ में है। तो जहां पैसा है वहां माफिया है। और पहले हाजी मस्तान का नाम हुआ करता था, दाऊद इब्राहिम का नाम हुआ करता था। फिर ये कहा गया कि नहीं, हमने कानून व्यवस्था सुधार दी और दाऊद इब्राहिम देश को छोड़ के हमने भगा दिया, वो भाग गया। लौटा लाएंगे, पकड़ लाएंगे, वो तो खैर अलग मुद्दा है, पकड़ के तो कोई नहीं ला पाया। दाऊद इब्राहिम बरना मस्ती से जो करना चाहे कर रहा है। लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई में जो चुनाव ये होने वाले हैं, इसके अंदर अब ये पता चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूरा माफिया है वो चुनाव में भी कूद पड़ा है। और ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। उदाहरण है कि एक तो जो अभी बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, एक वीडियो सामने आई। वीडियो में क्लेम किया गया कि अहमदाबाद की जेल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो कि ड्रग स्मगलर है, बहुत बड़ा माफिया है, आज की तारीख में बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा माफिया है, उसने ये काम करवाया है। और उसके बाद उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को भी धमकी दी। और अब उसने दी या किसी ने उसके बिहाफ में दी, ये तो कैसे पता चलाया जा सकता है। लेकिन जैसा दिखाया गया, जैसे चैनल्स में दिखाया जा रहा है, यूट्यूब में दिखाया जा रहा है कि उससे डर के सलमान खान दिवाली नहीं मना रहे हैं, घर में दुबके बैठे हुए हैं। मतलब ऐसा है कि ये कितनी एक खुशी की बात लोग बता रहे हैं, बड़े खुश होकर बता रहे हैं कि देश के अंदर एक ऐसा माफिया पैदा हो गया है नया, जो खुद तो जेल के अंदर है। गुजरात की जेल के अंदर है, अहमदाबाद की जेल के अंदर है, 13 कमरे के एक आलीशान कॉम्प्लेक्स के अंदर है। बाकी तो जैसा जेल में सुनते हैं कि एक एक सेल के अंदर 14-14, 15-15 लाख होते हैं और जो लोग होते हैं, और कन्फाइंड जेल्स होती हैं कुख्यात लोगों के लिए। लेकिन जैसा बताया गया यूट्यूब में, मैंने सुना कि उनका जो सेल है वो 13-14 कमरे का है और वो अकेले वहां रहते हैं और सुरक्षा कर्मी उनके चारों तरफ रहते हैं। 2 बार उनके सेल की तलाशी होती है कि वहां कोई मोबाइल वगैरह तो नहीं है और जैमर्स लगे हुए हैं जिससे मोबाइल का उपयोग कोई ना कर सके। लेकिन इसके बावजूद वो वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बाहर आ रहे हैं। अब ये कानून व्यवस्था की स्थिति देश की कितनी अच्छी है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कहा गया, पता नहीं सच है कि झूठ, ये कहा गया कि इसी गैंग के, इसी माफिया किंग के, जो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा माफिया अपने को दिखाता भी है, बताता भी है, और ऐसा बताते हैं कि लोग उससे थर थर कांपते हैं और डरते हैं। 1000 शूटर्स हैं, 1200 शूटर्स हैं, ये भी लोग बताते हैं। और वो शूटर्स क्यों नहीं पकड़े जा रहे ये भी बताते हैं। पूरे इंटरनेशनल हर शहर के अंदर उनका गैंग चलता है, कनाडा में, अमेरिका में, जापान में, सिंगापुर में, हर जगह उनका गैंग है और एक बहुत बड़ा गैंग है। मतलब भारत ने, चलिए
बाकी चीजों में पहला स्थान ग्रहण किया हो कि नहीं किया हो, लेकिन हिंदुस्तान का जो माफिया है वो आज कम से कम विश्व में इतना ज्यादा चर्चित है कि 1200 शूटर्स उसके पास हैं। तो महात्मा गांधी को शायद जितनी प्रसिद्धि और जितना कवरेज नहीं मिला, उन्हें बदनाम किया गया, लेकिन आज हिंदुस्तान का एक ऐसा माफिया जो कि अहमदाबाद की, गुजरात की जेल में बंद है, वो वीडियो भी करता है, जैमर्स भी काम नहीं करते हैं और उसके बाद खुलेआम धमकी देता है। उसके बाद ये भी खबर आई कि जो बिहार के 6 बार के सांसद हैं पप्पू यादव, उसको भी धमकी दी गई। वो वीडियो भी यूट्यूब में मैंने सुना, जिसमें खुलेआम वो जो व्यक्ति है वो कह रहा है पप्पू यादव से कि तुम राजनीति को छोड़ो, लेकिन अगर हमारे भाई को तुमने कुछ कहा, मतलब मुझे तो वो दिन याद आ रहे हैं कि हाजी मस्तान के दिन कैसे रहे होंगे, दाऊद इब्राहिम के दिन कैसे रहे होंगे। तो उसी प्रकार की, और इसके बाद कानून व्यवस्था में प्रश्न उठाकर, और ये प्रश्न उठाकर कि एक माफिया इतना ताकतवर कैसे हो गया कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और देश के एक बहुत बड़े कलाकार, जो कि पहले 3-4 नंबर पे जो कलाकार आता है, सलमान खान को धमकी देता है, पप्पू यादव को धमकी देता है, और उसके बाद लोग ये प्रतिक्रिया देने के बजाय कि देश के अंदर एक कितना बड़ा माफिया कैसे क्रिएट हो गया पिछले 10 साल के अंदर, जो राजनीतिज्ञों को भी धमकी खुलेआम दे रहा है और फिल्म कलाकारों को भी धमकी दे रहा है, लेकिन कोई सत्ता पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या ये है कि सत्ता पक्ष के साथ माफिया का ये जो विंग है, ये विंग पूरी तरह से बीजेपी के साथ चला गया है, महायुति के साथ चला गया है। और एक प्रकार से जो विरोधी लोग हैं, पप्पू यादव को धमकी देने का मतलब, क्योंकि पप्पू यादव इंडिपेंडेंट जीते बिहार में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट जीतना बहुत बड़ी बात होती है, 6 बार जीते, और आज कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, झारखंड के अंदर भी कन्विंसिंग कर रहे हैं। तो या तो ये वास्तविकता में कोई धमकी है, या ये केवल इनडायरेक्ट मैसेज है कि आप कांग्रेस के लिए काम करना छोड़ दीजिए वरना हम आपको निपटा देंगे। अब वो फिर पप्पू यादव तो पप्पू यादव हैं, उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया, और वो अभी भी झारखंड में हेमंत सोरेन और वहां पे जाके जेएमएम और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए। अच्छा, जिस माफिया के बारे में ये बात हो रही है, नाम लेना खतरनाक है, क्योंकि अब तो पता चला है मुझे ही कोई वीडियो आ जाए, कोई धमकी दे दे, तो भैया मैं नाम वाम नहीं ले रहा हूं, मैं तो केवल इनडायरेक्टली बात कर रहा हूं, और मैं अध्यापक हूं, शिक्षक हूं, और बड़ा निर्बल आदमी हूं, वृद्ध आदमी हूं, तो इसलिए सनातनी आदमी हूं, तो इसलिए कृपा करके मुझे कोई धमकी वमकी न दे, वैसे ही मेरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। और जब पप्पू यादव को सिक्योरिटी नहीं मिल रही तो मुझे क्या मिलेगी, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं भैया नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए आपके भाई से मेरी कोई शिकायत नहीं, मैं तो देश की कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठा रहा हूं। अच्छा, अब लोग जो है उसको हिंदू हृदय सम्राट के रूप में प्रचलित कर रहे हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी भी मुसलमान था, सलमान खान भी मुसलमान था, और फिर उनकी कम्युनिटी के लोग भी ये कहते फिर रहे हैं, जैसा हमारे यहाँ जो ब्लैक बग होता है उसको मारना जो है, हम तो ब्लैक बग को अपने बच्चे की तरह मानते हैं, और उनको मारा क्योंकि सलमान खान ने, इसलिए हमारी उनसे दुश्मनी है। अरे भाई, ब्लैक बग को मारा, बिल्कुल दुश्मनी होनी चाहिए, किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन अगर किसी ने जीव हत्या की है तो उस आदमी की हत्या आप कर देंगे, ये कौन सा कम पाप, बड़ा पाप है? माने जानवर की हत्या करना ज्यादा बड़ा पाप है, और एक आदमी की हत्या करना एक छोटा पाप है, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन चलिए, अब लोग उसको हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश कर रहे हैं। अच्छा चलिए, ये तो हो गया हिंदू हृदय सम्राट की बात। अब ये दूसरे पक्ष में आते हैं, जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरे टाइप का माफिया है, जो पहले बड़ा ताकतवर था बताते हैं, फिर उसको खदेड़ दिया गया, बाहर चला गया, और दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम जिनके साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी पुराने संबंध थे, और उनके साथ काफी दिन उन्होंने बिताए, अब नाम लेना ठीक नहीं, फिर वही वाला मामला आ जाएगा। और बहुत सारे लोग, एक बड़ा गैंग हुआ करता था, और बड़ा ताकतवर गैंग हुआ करता था बताते हैं, उसको हमने नेस्तनाबूद कर दिया, उसको खत्म कर दिया। उसके बाद ये बताया कि वो राजनीतिज्ञ महाराष्ट्र के और मुंबई के, जो दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते हैं और जिससे उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा है, ये हमारे दुश्मन हैं। हम दाऊद इब्राहिम को तो खत्म नहीं कर पाए, उन्हें तो देश में वापस नहीं ला पाए, लेकिन देश के अंदर जो उनके साथ दोस्ती रखने वाले हैं या उनकी मदद करने वाले, हम उनको खत्म कर देंगे। सुन के अच्छा लगा कि चलिए, आप जिन लोगों को जिनके लिए कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, कम से कम उनके खिलाफ, चलिए हिंदू हृदय सम्राट माफिया के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे, कम से कम उसके लिए तो काम करेंगे जिसके लिए आप कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे।
तो एक महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, मैं बड़ा सम्मान करता था, उनको सुनता भी था, उनकी बात से मैं प्रभावित भी था। उनका नाम था नवाब मलिक। एनसीपी के नेता थे और खुलेआम उनकी लड़ाई जो थी वो देवेंद्र फडणवीस साहब से थी, और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जिसको कहते हैं। और नवाब मलिक साहब एक प्रकार से जब समीर वानखेड़े जो पुराना केस हुआ था जिसमें शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया था समीर वानखेड़े ने, तो समीर वानखेड़े को खुलेआम चुनौती देने वाले ये नवाब मलिक थे। और खुलेआम इनकी बात मैं सुनता था, बड़ा प्रभावित था कि बड़े सिद्धांतवादी आदमी हैं, डरते नहीं हैं और अकड़े रहते हैं और जकड़े रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इनको नेस्तनाबूद कर देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम यह आरोप भी लगाया था कि ये जो नवाब मलिक साहब हैं ये दाऊद इब्राहिम के मित्र हैं और उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ लैंड डीलिंग हुई है। तो चलिए, हमें भी अच्छा लगा कि चलिए दाऊद इब्राहिम, देश के विरोधी काम करने वाला दाऊद इब्राहिम के साथ जिस व्यक्ति के संबंध पाए गए हैं और जिन पे आरोप लगे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद कर देगी। तो नवाब मलिक साहब को अरेस्ट कर लिया गया ये बता के कि इनके दाऊद इब्राहिम से संबंध है। अच्छा, उसके बाद नवाब मलिक साहब तो जेल चले गए। नवाब मलिक साहब की जो पार्टी थी एनसीपी, वो दो भागों में बट गई। वो आपको पता ही है कि अजीत पवार, जिन पे 70,000 करोड़ के घपले का आरोप लगाया गया था, फिर बाद में उन्होंने पार्टी को तोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनाई, जबकि पहले भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, बाद में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। बल्कि उस बात पे शरद पवार जी ने चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि भाई ये कह रहे थे कि मेरे को इसलिए महाविकास अघाड़ी छोड़नी पड़ेगी, मुख्यमंत्री नहीं बना रहे थे, तो कौन आप महायुति में जाके कौन से मुख्यमंत्री बन गए। अब तो चलिए भविष्य के आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई, तो शरद पवार ने चुटकी ले ही ली। खैर, तो ये नवाब मलिक साहब जब जेल से छूटे तो ये आशा की जा रही थी कि ये एनसीपी के पुराने कार्यकर्ता थे, और क्योंकि ये बटेंगे कटेंगे वाले दूसरे तरफ के नेता हैं, तो इनको भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से समर्थन नहीं करेगी, और इस कारण से भी समर्थन नहीं करेगी कि इनके दाऊद इब्राहिम से संबंध है। अब भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये नवाब मलिक साहब चले गए एनसीपी अजीत पवार गुट में, अजीत पवार वही जो मैंने 70,000 करोड़ की बात की, वही प्रफुल्ल मलिक जिनपे हजारों करोड़ के एयरबस घोटाले का आरोप लगा था, उसी प्रकार से ये एनसीपी अजीत पवार में चले गए। अच्छा, अब वहां पे जब ये मीटिंग हुई अमित शाह साहब के यहाँ, जिसमें अजीत पवार साहब भी थे, एकनाथ शिंदे जी भी थे, तो ये बताया गया, प्रचलित हुआ कि अमित शाह ने खुलेआम कह दिया है कि नवाब मलिक को तो हम टिकट नहीं लेने देंगे, और क्योंकि नवाब मलिक के जो संबंध हैं वो दाऊद इब्राहिम के साथ हैं। और ये बात प्रचलित भी हुई कि भाई ये कैसे हो रहा है। अच्छा, जो महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने भी आरोप लगाया कि नवाब मलिक जो हैं इनके दाऊद इब्राहिम संबंध है, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, उनको टिकट नहीं भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और महायुति ने निर्णय लिया कि नवाब मलिक को टिकट नहीं मिलेगा और उनकी बेटी को टिकट मिलेगा। चलिए, हम लोगों को संतुष्टि हुई कि चलिए अगर वो दाऊद इब्राहिम का दोस्त था तो चलिए उसका दोष होगा, उसकी बेटी का नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पड़दौहित्र को भी दोष दिया जाता है। अगर नाना से कोई गलती हुई, पड़नाना से भी गलती हुई तो उसको दोष दिया जाता है। लेकिन चलिए, हमने मान लिया कि दाऊद जो नवाब मलिक साहब है उनका दोष उनकी बेटी को नहीं मिलता, तो एक टिकट तो उनको मिल गया। अच्छा, ये आज महायुति की स्थिति है कि महायुति जहां पे महाराष्ट्र के अंदर शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसका एक परिवार से दो लोग चुनाव लड़ रहे हो। नवाब मलिक साहब को न केवल एक उनकी बेटी को टिकट मिला, बल्कि नवाब मलिक साहब ने खुद जाके भी अपना कैंडिडेचर फाइल कर दिया, और उस पार्टी से फाइल कर दिया जो कि महायुति के अंदर है, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। अच्छा, वहां पे जो मुख्य मुकाबला है नवाब मलिक साहब का वो है अबू आजमी से। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के हैं और उनके खिलाफ महाविकास अघाड़ी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। तो बेसिकली अच्छा, फिर एक और कैंडिडेट वहां पे हिंदू कैंडिडेट खड़ा कर दिया है महायुति ने, और नवाब मलिक साहब इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट जो वहां पे स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जो अबू सलेम साहब के मुसलमान वोट हैं उन्हें बंटवारा करके नवाब मलिक उस वोटों में बंटवारा करें और महायुति को सीट मिल जाए, क्योंकि थर्ड कैंडिडेट जो है वो हिंदू है। तो इसका माने नवाब मलिक साहब, जिन पे मैं गर्व करता था, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था कि ये महाविकास अघाड़ी के अभिन्न अंग हैं और ये एनसीपी शरद पवार के अभिन्न अंग हैं, और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। अब तो ये समझ में आ रहा है कि उस महायुति को जिताने के लिए, और जो खुद दाऊद इब्राहिम के आदमी है, तो इसका मतलब क्या दाऊद इब्राहिम में महायुति को जिताने में जुटा हुआ है।
जो दाऊद इब्राहिम के लोग हैं, मुंबई का पूरा एक पार्ट का गैंग है और जो उनका माफिया है वो भारतीय जनता पार्टी को और महायुति को जिताने में जुटा हुआ है। और ये क्योंकि नवाब मलिक साहब जो हैं महायुति के सिपहलदार हैं और दाऊद इब्राहिम से इनके संबंध हैं, इसलिए वो कोशिश करना है कि महाविकास अघाड़ी हार जाए। तो अच्छा, दूसरा भी कि जो गैंगस्टर जिनकी बात हो रहे हैं, जो सलमान खान और पप्पू यादव की बात की, वो दूसरे बटेंगे तो कटेंगे दूसरे वाले सेक्ट के बड़े माफिया है, हिंदू हृदय सम्राट है। वो भी एक प्रकार से पप्पू यादव को धमकी दे रहे हैं, सलमान खान को दे रहे हैं, किसी बीजेपी वाले को नहीं दे रहे हैं। वहां पे जहां पे बीजेपी की डबल ट्रिपल 4 इंजन की सरकार है, वहां पे वो जेल के अंदर रह के भी जैमर्स को धता बताते हुए वीडियो बना लेते हैं और उनके अलावा और इसके बाद कानून व्यवस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति वास्तविकता में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। हाँ, एक व्यक्ति और उभर के सामने आया है, पहले भी मैंने बड़ाई की है, मैंने डीके शिव कुमार साहब की बड़ाई की, जो डटे रहे, जो मुकाबला करते रहे कांग्रेस के अंदर, ऐसे लोग निष्ठावान हैं। अच्छा, इसके बाद एक अब जो नया परिवार मुझे लगा है, जो बहुत ज्यादा ऐसे लोगों की कांग्रेस को आवश्यकता है। विलास राव देशमुख साहब लाटूर के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी थे, कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता थे, मुख्यमंत्री थे और नेता थे। उनके परिवार में 2 विधायक हैं, उनके बेटे 2 विधायक हैं और एक रितेश देशमुख जो है फिल्म कलाकार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा टारगेट था कि कांग्रेस को जो कमजोर करना है महाराष्ट्र के अंदर, तो सबसे पहला उनका वार जो था वो एक तो था विलास राव देशमुख के ऊपर और दूसरा था सुशील कुमार शिंदे के ऊपर। विलास राव देशमुख के मृत्यु के बाद उनके 3 बेटे जो कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं और 2 को इस बार भी कांग्रेस ने टिकट दिया, अगर वो बीजेपी में आ जाते तो कांग्रेस बहुत ज्यादा वीक हो जाती महाराष्ट्र के अंदर। और सुशील कुमार शिंदे जो पहले होम मिनिस्टर थे और जिनकी बेटी प्रणीति शिंदे आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनकी वजह से शोलापुर और कोल्हापुर उस एरिया में कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत है। सुशील कुमार शिंदे के पास भी मैसेज भिजवाए गए थे, उनके पास लोग गए थे कि साहब आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तो सुशील कुमार शिंदे और विलास राव देशमुख और उनके परिवार के लोगों ने जिस प्रकार से अपनी निष्ठा दिखाई है, जो आज एक दिख रहा है महाराष्ट्र के अंदर एक धोखाधड़ी की परंपरा शुरू हो गई है। और उस धोखाधड़ी की परंपरा को एकनाथ शिंदे ने शुरू किया है, अजीत पवार ने शुरू किया। जैसे अजीत पवार ने कहा कि भाई, अजीत पवार ने कहा कि साहब चाचा ने जो मेरे खिलाफ अपने भाई के बेटे को खड़ा कर दिया है, तो परिवार को तोड़ने की बात है, मैंने तो गलती की थी और चाचा तो परिवार तोड़ रहे हैं। शरद पवार ने उसका भी बड़ा 2 टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा भाई, अगर तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वहां भी जाके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, पहली बात। फिर दूसरी बात यह है, मैंने तो परिवार को हमेशा आगे बढ़ाया, तुम तो मेरे भाई के बेटे हो। मैंने अपने भाई के बेटों को इलेक्शन लड़वाया, भाई के पोतों को इलेक्शन लड़वा रहा हूं, तो मैं परिवार को तोड़ने वाला कैसे हुआ? हाँ, तुमने केवल अपने को ऊपर उठाने के लिए अगर मेरे पीठ पे खंजर होगा तो भैया छत्रपति शिवाजी के प्रकार साथ जैसे धोखा हुआ था, उस प्रकार धोखा तो तुमने किया। तो अजीत पवार को एक प्रकार से शरद पवार ने जो अपना एक चातुर्य, राजनीतिक चातुर्य है, उसको दिखाते हुए उनके सारे बातों का जिस प्रकार से वार किया है, तो आज के तारीख में महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो 2 मुद्दों पे सिमट कर आ गया है। एक तो ये कि जो गुजराती इन्वेजन है महाराष्ट्र के ऊपर, वहां की इंडस्ट्री के ऊपर, और जिस प्रकार से वहां पे गुजराती इंडस्ट्रियलाइजेशन और गुजराती अस्मिता पे एक प्रकार का वो है, अटैक है। और दूसरा वहां पे जो ये माफिया राज हो रहा है कि दोनों माफिया, जो बड़े बड़े माफिया है, एक वो माफिया जो करीब करीब खत्म हो गया था और जिसका नेता विदेश जाके कभी दुबई में रहता था, कभी पाकिस्तान में रहता था, वो अगर खुलेआम उसके आदमी महायुति के कैंडिडेट बन रहे हैं, नवाब मलिक जैसे लोग, तो इसका मतलब यह है कि वो गैंग भी महायुति के साथ हो गया है। और ये गैंग जो अहमदाबाद की जेल के अंदर 1012 से शूटर्स के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर दहशत पैदा कर रहा है, और उसके बाद भी किसी के कान में जू नहीं रोंग रही है। लोग इसको एक प्रकार से बड़ा ही मान रहे हैं कि देखिए, हिंदू हृदय समाज इतना बड़ा गैंगस्टर है जो कि खुलेआम लोगों को धमकी दे रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दे रहा है, बड़े बड़े उनको अभिनेताओं को दे रहा है। तो अब ये देखना है कि आप किसके साथ हैं, महाराष्ट्र के लोग किसके साथ हैं, बंबई के लोग किसके साथ हैं। वो इन माफिया के साथ हैं, खुलेआम जब माफिया एक पक्ष का सपोर्ट कर रहा है, आप धोखेबाजी के साथ हैं, आप 50 खोखे वालों के साथ हैं, या उनके साथ हैं जो आज की तारीख में भारतवर्ष के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बिना पैसे के लड़ रहे हैं,
जो आपके सहयोग की वजह से लड़ रहे हैं, जो मराठी प्राइड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात का जो एक प्रकार का आधिपत्य महाराष्ट्र के अंदर जमता चला जा रहा है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये देखना है, ये पता चल जाएगा, आज से 25 दिन के बाद पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय क्या लिया। क्योंकि अगर ये निर्णय, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है देश के लोकतंत्र और संविधान के संदर्भ में, तो इसका बड़ा कीनली सब लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा माफिया, पूरा का पूरा पूंजीपतियों का गैंग एक तरफ चला गया है, तो ये मानी बात है कि दूसरा पक्ष तभी जीत सकता है जबकि जनता अपने हाथ पे लड़ाई को ले, जो भी प्रलोभन उनको मिले, जो भी उनको धमकी मिले, इसके बावजूद ये देखें कि देश का लोकतंत्र संविधान बचे। अब देखते हैं बचता है कि नहीं बचता है, समय बताएगा। लेकिन दाऊद इब्राहिम का भी उधर चला जाना और हिंदू हृदय समाज एक बड़े माफिया का भी उसी तरफ चला जाना, ये इंगित कर रहा है कि देश के अंदर अराजकता की स्थिति तो आ रही है, जिसका विरोध करना हम जैसे लोकतंत्र के समर्थकों के लिए और महात्मा गांधी के समर्थकों के लिए आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पे डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।